नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हूँ एक और नए प्रयास के साथ, एक और नए विश्लेषणात्मक टॉपिक के साथ। और आज की जो विषय वस्तु है वो दरअसल जनजातीय कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं, जो सरकार के प्रयास हैं, ये है टॉपिक का केंद्र बिंदु। और इस टॉपिक को जानने के बाद, विच मीन्स एनालिसिस करने के बाद, ये भी आप समझ पाएंगे दरअसल कि हमारे देश में जो वनरेबल सेक्शन है, विशेष तौर पर जिन्हें हम ट्राइबल्स कम्युनिटी कहते हैं, उनकी क्या स्थिति है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए भारत सरकार क्या प्रयास कर रही, और एज अ सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री आपकी क्या प्राथमिकताएं बनती है, छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, अपने स्तर पे, पराये स्तर पे, कई स्तरों पे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और जिस प्रश्न के साथ हम सभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इस विषय वस्तु को आगे बढ़ाएंगे, वो दरअसल कुछ इस प्रकार होगा कि भारत के लिए जनजातीय समुदायों का महत्व क्या है, और भारत में ये जो जन समुदाय हैं, इनके समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, और उन चुनौतियों को निपटने हेतु हमारी सरकार क्या कर रही है, इन तमाम चीजों को देखेंगे। कुछ डेटा, दरअसल ये चीजें इसलिए न्यूज में है, फिलहाल आपको पता होगा कि 2025-26 का जो बजट है वो प्रकाशित हो चुका है, और तकरीबन एक सप्ताह भी हो चुके हैं प्रकाशित हुए। उसमें एक बात जो बहुत ज्यादा उल्लेखित रूप से लोगों के द्वारा कहा गया, विस्तारित किया गया, वो कुछ इस प्रकार था कि जो जनजातीय समूह है, जिनके वेलफेयर के लिए सरकार ने अपने बजट में तकरीबन 46% की जो वित्तीय राशि है वो बढ़ाई है। मतलब ये कि अगर पहले, इस वित्तीय वर्ष के पहले 1 रुपये अगर मैं मानकर चला जाए कि 1 रुपये उनके सहायता के लिए आती थी, तो अब तकरीबन 47 रुपये जो है सहायता हेतु आवंटित की गई है। तो ये एक उल्लेखनीय कार्य है, क्योंकि आप जब इसके भागीदारी को देखेंगे, समझेंगे कि कितनी जनसंख्या है जो हमारे कुल जनसंख्या का हिस्सा है, तो दरअसल 104 मिलियन के आसपास, अगर रफली आप डेटा देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या है, हमारे 140 करोड़ जनसंख्या के बीच में। एक सवाल ये भी आता है कि आज तकरीबन हम 80 साल, कुछ एक वर्षों में, कुछ एक सालों में दरअसल 80 साल बिता चुके होंगे अपनी स्वतंत्रता का। और हमारी एक सेम्पेन जनजाति करके थी, मैं शायद नोट नहीं कर पाया, एक जनजाति था दरअसल सोम्पेन जनजाति, जो ग्रेट निकोबार की थी। वो पहली बार इतने वर्षों के बाद जो 2024 की लोकसभा चुनाव हुआ, वहां उन्होंने अपने मत, जो वोटिंग राइट है, उसका प्रयोग किया, उसका उपयोग किया। तो ये एक तरफ से खुशी का भी बात ये बनता है कि हमारे देश में तकरीबन सभी समुदायों का लोग जो है वो राजनीतिक परिदृश्य में अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। लेकिन एक तरफ चिंताएं भी उभर कर आती है, वो इस प्रकार से, क्योंकि हम तकरीबन 8 दशक अपनी स्वतंत्रता का देख चुके हैं, और अभी हम उनको बहुत कुछ देने का बजाय, तो छोड़िए, उनको राजनीतिक मंच नहीं दे पाने में, मतलब राजनीतिक मंच दे पाने में विफल रही है हमारी जो एक स्वतंत्र सरकार है, वो ये। तो ये एक समस्या है। बहरहाल जो भी समस्याएं हैं उनको विस्तार से आने वाले क्रम में एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल जो महत्व है, दरअसल जो टॉपिक जिसके माध्यम से बढ़ेंगे वो ये है कि भारत के लिए जनजातीय समुदायों का क्या महत्व है। आपको प्राइमा फेसी, मैं भी कभी इस बात का शिकार था कि प्रत्यक्ष रूप से ये देख पाना, ये समझ पाना कि जो ये समुदाय है उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या योगदान है हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में, नंगी आंखों से तो ये दिखती नहीं है, पर जब आप कुछ डेटाओं के माध्यम से चीजों को देखने का प्रयास करेंगे तो आप भी अचंभा रह जाएंगे कि अच्छा ऐसा है। हालांकि मैं भी इस बात का, जैसा कि मैंने स्वीकार किया, शिकार था। मुझे इस बात की अंदाजा नहीं था कि जो उनकी भूमिका है हमारे अर्थव्यवस्था में कुछ इस प्रकार से है, कुछ बड़े प्रकार से है। बहरहाल चलिए, भारत में जनजातीय समुदाय की भूमिका क्या है, इसके क्रम में, इस क्रम में पहली जो महत्व है वो है भारत की जैव विविधता और वन संरक्षण। साथियों, आपको पता होगा कि विश्व के तकरीबन शायद ही कोई एक ऐसा देश होगा जो पर्यावरण संरक्षण की समक्ष जो चुनौतियां हैं उनसे न जूझ रहा हो। तकरीबन सारे देश, चूंकि दुनिया के ऊपर ही एक पर्यावरण की समस्या आन पड़ी है, तो स्वाभाविक तौर पर दुनिया में जो भी देश हैं उस समस्याओं के अंदर
घिरे पड़े हैं। भारत भी समस्या इसी इसी समस्या से, विच मीन्स पर्यावरणीय समस्याओं से घिरा हुआ है। ये सेव क्यों कर रहा है फोन मोबाइल? अच्छा, खैर मैं क्या कह रहा था, हाँ, भारत भी अछूता नहीं है और पर्यावरण की समस्याएं भारत के ऊपर भी है। तो पहली जो सहायता कह ले या फिर जो महत्वपूर्ण या फिर आप इसको कह सकते हैं महत्व, वो ये है कि जो जैव विविधता है और वन संरक्षक है उसका एक तरीके से पहरेदार है। आपने देखा भी होगा कई दफा, आप एग्जाम्पल के तौर पे भी जब अखबारों में कई ऐसे समाचार देखते होंगे, सुनते होंगे, जहां जब कोई नई फैक्ट्री, नई जो कारखाना अगर स्थापित होता है वना के क्षेत्र में, जंगल में या फिर किसी ऐसे जगह पे जहां वृक्षों की संख्या अत्यधिक है, तो पहला कोई व्यक्ति जो आवाज उठाता है, या यूं कह लें पहली व्यक्ति जो अपोज के तौर पे उभर कर आती है, वो जनजातीय समुदाय ही है। आपको थोड़ा सा मैं इमेजिनेशन के तौर पे बता दूं, जो हमारी मूल वनावरण है, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे जहां ज्यादा वनावरण होगा, जितनी ज्यादा उपलब्धता होगी, विविधता होगी वनों की, वहीं ज्यादा जो ये है ट्राइबल है वो वास करेंगे। और हमारे देश में तकरीबन आप कोर में देख लें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां हमारे देश की तकरीबन 60% वनावरण या यूं कहें जंगल पाया जाता है। और इसी क्रम में ये बात भी कही जाती है कि हमारे देश के जितने भी ट्राइबल हैं वो इन्हीं मुद्दों में, सॉरी इन्हीं क्षेत्रों में सिमटे पड़े हैं। हालांकि जब विस्तार की बात आएगी तो आपको कुछ हद तक क्या कहते हैं, झारखंड में भी, नीचे आप उड़ीसा तो मैंने बताया है, छत्तीसगढ़, ये सब जो स्टेट है वहाँ अच्छे खासा जो जनसंख्या है ट्राइबल का वो है। मैं इसलिए बताना चाह रहा साथियों ये, क्योंकि हम अभी महत्व के बारे में देखना चाह रहे हैं, मतलब ये कि इनकी जो भूमिका है, इनका जो इम्पोर्टेंस है भारत के कंटेक्स्ट में क्या है। तो पहली बात तो ये कि वन के संरक्षक के तौर पे ये अपने आप को स्थापित करते हैं। जब भी किसी भी प्रकार की वन की कटौती है या फिर किसी प्रकार का उद्योग स्थापित हो रहा और उस उद्योग के आड़ में कहीं ना कहीं अगर बड़ी मात्रा पे, बड़े पैमाने पे वृक्ष की जो कटाई की जाती है, तो पहले व्यक्ति या पहला समुदाय या पहला संगठन ये लोग हैं जो संरक्षण की तरह या फिर बचाने का प्रयास करते हैं। क्या ही सब ढूंढा जाए इसके लिए, बहरहाल। तो चलिए, पहला बात क्या आया कि वन की संरक्षण के तौर पे काम आता है। दूसरी बात ये भी है साथियों कि वन कटाई के साथ साथ और भी कई ऐसे जो क्रियाविधि हैं जिसके माध्यम से हमारे वन की जो क्षतिपूर्ति है, ये कह लें तो क्षति है वो ज्यादा होती है, वो खनन। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ऐसे ही राज्य हैं जिनके ऊपर या फिर जिनमें अवैध खनन की मात्रा अत्यधिक होती है और इनके लिए कोई विशेष उपाय सरकार के द्वारा नहीं की जाती। तो पहला व्यक्ति, पहला समुदाय यही होते हैं जो इन चीजों को मैनेज करते हैं, कहें तो अपोज करने का काम करते हैं। तो पहली बात तो ये रही, पहला फायदा ये रहा। दूसरा फायदा, बीच में जनजातीय समुदाय का भारत के सपेक्ष में क्या फायदा है? दूसरी पॉइंट, समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत। हम नहीं, आप नहीं, तकरीबन दुनिया के सभी जो भी लोग हैं जिनकी अपनी एक पहचान है या पहचान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने सांस्कृतिक विरासत को आने वाले दिनों तक संजोए रखने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में भारत भी अछूता नहीं है। भारत भी अपने जो भी अथक प्रयास के माध्यम से हमारी जो विरासत है उसको संजोए रखने का प्रयास करता है, बनाए रखने का प्रयास कर रहा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका इन जो समुदाय हैं, जिसे हमने जनजाति कहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी, इनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है। चूंकि एक बात और ये भी कही जाती है, एक रिपोर्ट आई थी दरअसल 2023-24 में, जो भी डेट रहा होगा, डेट नहीं याद है, पर रिपोर्ट की जो सार है वो याद है कि जनजातीय समूह का जो आर्थिक क्रियाविधि है, मतलब जिसके ऊपर वो अपना व्यापार तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो निर्भरता है जिससे वो अपना आय सृजन करते हैं, तकरीबन ऐसी बातें कही गई कि 30 से 40% के आसपास जो भी आय के स्रोत हैं वो वन उत्पाद है। वन उत्पाद कहने का मतलब डायरेक्ट जो वन से प्राप्त होता हो। जैसे मैंने लिख कर भी लाया था, कई ऐसी चीजें थी, खैर शायद भूल गया, पर कोई नहीं। आपने सुना होगा तेंदू का पत्ता है, जिससे कई ऐसे औषधीय, मतलब तेंदू का पत्ता जहां तक मुझे पता है उससे बीड़ी वगैरह भी बनाया जाता है, और पत्तल जो आप लोग करते हो वो भी बनाया जाता है। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा, दरअसल बिहार में उसको बांस कहते हैं, मतलब, लेकिन उसकी जो शुद्ध उच्चारण है क्या है मुझे नहीं पता, अंग्रेजी में बम्बू कहते हैं।
बांस से बने ना ऐसे बहुत सारे उत्पाद हैं जिनके माध्यम से वो अपना जो आय का सृजन है वो करते हैं। पहली बात तो क्या, इससे दो चीजें होती है। मैं आगे और भी डिटेल में एक पॉइंट आएगा जब संरक्षण की बात होगी, वहां मैं विस्तार से इस बात पे बताऊंगा। फिलहाल मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, दरअसल समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो विरासत है, समृद्ध विरासत है, उसको संजोए रखने में, उसको एक तरीके से पहरेदारी के रूप में एक अहम भूमिका निभाती है जो जनजातीय समुदाय है वो। तो दूसरा फायदा ये हुआ। अब हम तीसरे, हालांकि एक चीज और इसमें जोड़ी जा सकती थी जो शायद मेरे से छूट रही थी, कि औषधीय जो आयुष, भारत का एक आयुष कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से हमारे जो पारंपरिक चिकित्सक विधि हैं उसको और सुदृढ़ करना है। उसके ऊपर जो भी नए नए शोध होने चाहिए उस शोध करके तमाम चीजों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जा रहा है। उस क्षेत्र में भी, उस पर्सपेक्टिव से भी भारत के जो जनजातीय समूह है वो अत्यधिक उपयोगी है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके पास जो भी चीजें हैं एकेडमिक सेंस में, मान लिया ग्रंथ है, लेकिन उसकी व्यवहारिकता क्या है वो प्रॉपर तरीके से जनजातीय समूह ही बता सकते हैं। क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा उनकी जो एक्सपोजर है वो भारतीय जो मेन स्ट्रीम की मेडिसिन है, अगर बुखार आपको लगेगा तो आप क्या, कौन सा दवा होता है, पैरासीटामोल, इफ आई एम राइट देन पैरासीटामोल शायद, हाँ, तो आप पैरासीटामोल दवाई खा लोगे। लेकिन जनजातीय समुदाय में कोई व्यक्ति अगर बुखार से ये होता है, बुखार आता है, तो वो कहीं ना कहीं काढ़ा हो गया, किसी प्रकार की अन्य वनस्पति जो उत्पाद है उसका प्रयोग करके वो अपनी डायग्नोसिस है उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे, मतलब डायग्नोसिस करने का प्रयास करेंगे। दरअसल हम ये बताना चाह रहे हैं या हम सभी ये समझना चाह रहे हैं कि औषधीय पर्सपेक्टिव से भी, हर्बल चिकित्सक के पर्सपेक्टिव से भी जनजातीय समूह हमारे देश के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और योजना चली थी जो शायद नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, आयुष के साथ ही था। जैसे आयुष है ना, आयुष योजना, जिसके माध्यम से आयुर्वेद को प्रॉपर तरीके से जो रिसर्च और डेवलपमेंट के तहत आगे बढ़ाना है, उसी तरीके से एक और योजना थी जिसमें ये बातें कही गई थी कि जो हर्बल चिकित्सक है उसको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदार जो है वो जनजातीय समुदाय में जो भी अनुभवी लोग हैं उसको इसमें जोड़ा जाए। तो ऐसे करके आपकी हर्बल व्यवस्था, हर्बल सिस्टम या फिर औषधीय तंत्र जो पारंपरिक तरीके से चलती आ रही है उसको भी स्थापित करने का या स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान जनजातीय समूह निभाएगा। तो ये तो देख लिया हमने। दूसरी बात कही जा रही है भाषाई विरासत। भाषाई विरासत का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे ही पूछता हूँ कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले तकरीबन, हालांकि अब तो बहुत ज्यादा परिस्थिति बदली है और ऐसा कह पाना मेरे लिए थोड़ा सा वो होगा, लेकिन आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले अगर ये बात कही जाती तो कुछ हद तक तर्कसंगत लग सकती थी। वो ये कि 5 दशक 6 दशक के बाद यदि आने वाले पीढ़ियों में हिंदी नाम का कोई एक शब्द रहे, हिंदी भाषा नाम का कोई शब्द रहे या ना रहे, अगर मैं ये कहना चाह रहा कि 20 साल के बाद अगर कोई आपसे ये बात कहते हुए कि हिंदी मुझे नहीं आती है प्रॉपर तरीके से, अगर ऐसी कोई व्यक्ति या ऐसी कोई एग्जाम्पल देखने को मिले तो आप या हम किसी को इसमें अचंभा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा कि आज भी हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम लैंग्वेज है वो दरअसल 2 ही है, विशेष तौर पे हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी में कई ऐसे भाषा हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है। वो तो छोड़िए, उनके ही द्वारा कई ऐसे ये उत्पाद बनाए गए जो जीआई टैग के अंतर्गत है, मतलब उसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से। हालांकि मुझे यहाँ एग्जांपल ध्यान रखना चाहिए था, ध्यान में नहीं रहा, कोई नहीं, पर हाँ, उनके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए गए, कई उत्पाद जो है जीआई टैग के अंतर्गत आते हैं। मैं ये बताना चाह रहा कि वो तमाम चीजें, मतलब ये कि अगर जीआई टैग मिल रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें यूनिकता है, कहीं ना कहीं एक यूनिक मेथड है। उन तमाम मेथड को तभी प्रॉपर तरीके से आप सीख सकते हो, समझ सकते हो, जब उनकी भाषाओं के साथ आप जुड़ पाए। तो भाषा के तौर पे भी वो आपके देश के लिए, वो आपके समाज के लिए, वो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं संरक्षक के तौर पे है। क्योंकि आपको यदि अभी कहा जाए कि अगर आप हिंदी बेल्ट से हो, कहा जाए कि आपको बंगला सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, मलयालम सीखना है, तमाम चीजें सीखनी है और उस ज्ञान को, उस भाषाई ज्ञान को आत्मसात करके अपनी पढ़ाई आगे बढ़ानी है, निसंदेह आप इसे करने से बचेंगे, ऐसा करने से बचेंगे। लेकिन
चूंकि हमारी भारत की एक पहचान नहीं है विविधता के तौर पे, वो विविधता चाहे सांस्कृतिक विविधता हो, चाहे राजनीतिक विविधता हो, चाहे फिर भाषाई विविधता हो, तो उस भाषाई विविधता को बरकरार रखने में भी हमारी जो जनजातीय समूह है उसकी एक अहम भूमिका रही है। तो ये बातें थी। अगली बातें कही जा रही कि फायदे के सेंस में कि भारत के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये जनजातीय समुदाय, वो है आर्थिक और कृषि पर्सपेक्टिव से। जैसा कि मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया था आपको कि आर्थिक पर्सपेक्टिव से कैसे। दूसरी बात, कृषि पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी में आपने, हालांकि एक मेथड होता है जिसके मेथड से, जैसे एक बार ये जो द्रौपदी मुर्मू है, हालांकि आपको पता होगा कि वो पहली जो महिला है, मतलब ट्राइबल पहली महिला जो बनी है, ताकि पहली ट्राइबल प्रधान राष्ट्रपति रहे या नहीं, मुझे संशय इस बात में, क्योंकि 90 के दशक में कहीं मैं पढ़ा था कि एक ऐसे व्यक्ति रहे जो ट्राइबल से बिलोंग करते थे, जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते थे, वो राष्ट्रपति बने। निसंदेह पहली महिला है। उनकी जो साड़ी, एक बार न्यूज में था कि जो वो साड़ी पहनी थी वो दरअसल उन्हीं समुदायों के माध्यम से यूनिक तरीके से बनाया गया था। तो कई ऐसे उत्पाद, कई ऐसे वनोत्पाद, अगर मैं कह तो ज्यादा सही होगा, जो जनजातीय समुदायों के माध्यम से उत्सर्जित बनाई प्रोडक्शन, उत्पादक जो भी है वो किया जाता है, जिसकी जो भूमिका है आपके अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है। हालांकि एक बात ये भी कही जाती है इसी के साथ में कि आपके देश में जो भी उनके द्वारा बनाई जा रही उत्पाद है उसको एप्रोप्रिएट वैल्यू उनको नहीं प्राप्त हो पाता है। जो वैल्यू मिलना चाहिए, जो वेतना उनको मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो चूक जाते हैं उसको प्राप्त कर पाने से। उसकी सबसे बड़ी जो समस्याएं या मुद्दा कह ले वो ये है कि उनकी प्रॉपर जो है ना रीच नहीं है, बाजार तक, मार्केट तक पहुंच ज्यादा नहीं है। अगर उनकी पहुंच, उनकी रीच मेन मार्केट तक, मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पे जो कंपटीशन है उस वस्तु का या बाजार में, वो बना पाने में अक्षम होंगे, बना नहीं पाएंगे। और आपको मूल्य तभी बेहतर तरीके से मिल पाएगा जब आपके पास एक बेहतर कंपटीशन हो बाजार में। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक अभी तुरंत ध्यान में आ रहा है, विश्व में सबसे ज्यादा जो मखाना, चूंकि जो बजट 2022, माफ कीजिएगा, 25-26 का जो रहा, उसमें ये बातें कही गई कि बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। उसको अगर मैं यहाँ एग्जांपल लेना चाहूँ, आपको पता होगा भारत में सबसे ज्यादा जो विश्व में तकरीबन जो मखाना के उत्पाद है, मैं तो एक बार पढ़ के मतलब कि थोड़ा सा भौचक्का भी रह गया था कि विश्व स्तर में जो औसतन वैल्यू है 1 किलो मखाना का, वो तकरीबन 13,000 रुपये के आसपास है। आप सोच कर देखिए, 1 केजी का 13,000 रुपये के आसपास है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत का तकरीबन 90% का जो उत्पादन है मखाना का वो कर पाता है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्यात कौन करता है? वो है पंजाब, हरियाणा। क्यों? ये तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि अगर सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा बिहार, तो कहीं ना कहीं निर्यात में भी उसका नाम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता होगा जब आप इस बात को देखना चाहेंगे, हालांकि ये थोड़ा विषय से अलग की बातें हैं, विषयोत्तर बातें हैं, मैं बात कर रहा जनजातीय समूह का, लेकिन अभी मखाना की बात इसलिए मैं कर पा रहा क्योंकि इस बात को समझ पाए कि जब तक आपके पास प्रॉपर रीच नहीं होगा मार्केट में, आप अपनी वैल्यू, जो आप अपनी प्रोडक्ट है उसको प्रॉपर वे में वैल्यू नहीं ले पाएंगे। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल बिहार का मखाना वाला है। दरअसल प्रोसेसिंग के लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बेसिक जो मूल अवसंरचना है वो होना चाहिए बिहार में, वो बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है। इसलिए जितना भी उत्पादित कच्चा मखाना है, विशेष तौर पर मिथिलांचल का जो एरिया है, वहां से डायरेक्ट वो पंजाब चला जाता है, हरियाणा आ जाता है, और वहां से फिर प्रोसेसिंग होकर के चीजें जो है वो विश्व स्तर पे पहुंचती है। और तकरीबन ये भी बात कही जा रही कि जितनी अगर थोड़ा सा बिहार सरकार इसमें अपनी भूमिका निभाए, हालांकि चूंकि आपको पता है कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं मखाना बोर्ड को व्यवस्थित करने के लिए, बनाने के लिए। अब देखिए ये कितना ज्यादा कारगर होता है। हालांकि इसमें विशेष जाने से मैं बचूंगा, नहीं तो फिर ये चीजें और ज्यादा टाइम टेकिंग होगी। फिलहाल दरअसल हम ये देख रहे हैं कि भारत के लिए जनजातीय समूह का क्या महत्व है। इस महत्व के क्रम में अगला महत्व है भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक भागीदारी। जैसा कि मैंने आते के साथ आपको एक डेटा से परिचित कराया था, वो कुछ यूं था कि भारत में जनजातीय समूह की कुल संख्या दरअसल 1.5 करोड़ के आसपास है,
और 1.5 करोड़ की जनसंख्या कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रदेश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है। इसलिए भारत सरकार हमेशा इस बात को राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर भी कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला है कि कई ऐसी योजनाएं इसलिए लाई जा रही ताकि उनको एक राजनीतिक एज, पॉलिटिकल एज, माइलेज जो भी कह ले, मिल सके। तो महत्वपूर्ण की बात दरअसल ये है, क्या कह रहा था मैं, हाँ, भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव। एक एग्जाम्पल दरअसल जो सोरेन जी हैं हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर, वो भी इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज से दशक पहले या फिर 5 साल 7 साल पहले, दशक ही कह लो आप, उससे पहले बहुत ज्यादा जो है ना उल्लेखित नहीं किया जाता था विशेष तौर पर जनजातीय समूह को। उन्हें महज एक मतलब सीमांत समुदाय के रूप में स्वीकारता बहुत ज्यादा मिली हुई थी। उनका न किसी मतलब सरकार के द्वारा ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा था जिससे उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। लेकिन विगत वर्षों में सरकार ने भी अपनी इस इच्छा को जाहिर किया है और पीएम जनमन करके कई ऐसी योजनाएं हैं जो इस बात के लिए प्रेरित करती है कि उनके लिए जो अवसंरचना है वो विकास किया जाए, उनके लिए व्यवस्था जो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो जो भी चीजें आवश्यक चीजें हैं उसको प्रॉपर तरीके से मुहैया कराया जाए। इसमें स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, आदि आदि, बीमा का भी उसमें प्रावधान किया गया, रोजगार का भी प्रावधान किया गया, यानी कि तमाम चीजें जिन चीजों से वो वंचित है उनको मुहैया या उनको इस क्षेत्र में लाया जाए। बहरहाल अगली जो महत्व की बात करें तो अगला महत्व है भारत की पारंपरिक चिकित्सा और आयुर्वेद ज्ञान। स्वाभाविक तौर पे एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में इसलिए भी है, विशेष तौर पे जब हम हर्बल चिकित्सक की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हमारे देश में ना मतलब लोग अपनी जो होम्योपैथी है उस पर विश्वास नहीं करते हैं और जो अंग्रेजी दवाएं हैं, जो भी वो चीजें हैं उस पर ज्यादा ये की जाती है। हालांकि ये इसलिए भी होता है क्योंकि मैंने जैसा कि कहा, जब इकोनॉमी की कई ऐसे सेशन को मैंने प्रयास किया एक्सप्लोर करने का, तो जो दिखता है वो दिखता है, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग किया। मतलब ये कि भारत के अंदर जो दवाइयां पूरी पैर फैला चुकी है उसका एक बहुत बड़ा श्रेय इसलिए भी जाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रचारित किया गया, बहुत ज्यादा सूक्ष्म लेवल तक लोगों को उसके बारे में बताए जाने की प्रयास की गई। वही थोड़ा सा भारत की जो एक परंपरा रही, यूं कहें तो भारत सरकार ने आयुर्वेद को उस तरीके से बढ़ा पाने में सक्षम नहीं रह पाए जितनी आवश्यकता थी। हालांकि अब भी देर नहीं हुई और अगर सरकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुष योजना है जिसके माध्यम से भारत की आयुर्वेद जो हर्बल चिकित्सक है उसको प्रॉपर तरीके से स्थापित करने का प्रयास कर रहा। बहरहाल मैं दरअसल ये समझने का प्रयास कर रहा हम सभी कि उनका जो योगदान है वो दरअसल हर्बल चिकित्सा में भी है। और एक डेटा दरअसल 4000 के आसपास था, वही मैं ये करने का प्रयास कर रहा कि जो जनजातीय समुदाय है ना, अपने खाद्य पदार्थों से लेकर अपने आयुर्वेदिक जो जरूरतें हैं उन तमाम चीजों को पूर्ति करने हेतु तकरीबन वनोत्पाद का तकरीबन 4000 ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों का, उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, सॉरी एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको भारत सरकार को कहीं ना कहीं रेखांकित करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि आपने जैसा कि कहा, भारत सरकार ने जैसा कि अपनी इच्छा जाहिर की कि आयुर्वेद संस्थान को बेहतर करने की प्रयास की जा रही, और वो तभी संभव हो पाएगा जब जनजातीय समुदाय की आपको एक मदद मिलेगी। और ये भी बात कही जा रही है कि जितनी भी क्रिया इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहे सरकार के माध्यम से इन योजनाओं के तर्कसंगत, इन योजनाओं में कहीं ना कहीं उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी लेने की आवश्यकता है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पे आप भी इस बात से अवगत होंगे कि जो वनोत्पाद हैं उनकी जानकारी कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, अनुभव आधारित है, उनका ज्यादा होगा। तो उनके अनुभव को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके अनुभव को प्राप्त करने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो पाया तो निस्संदेह आने वाले समय में हमारी जो आयुर्वेद की स्थिति है वो बेहतर हो पाएगी। तो ये थी एक और अंततः फायदे। दरअसल हम ये देख रहे हैं कि भारत में जो जनजातीय समुदाय है उसका क्या महत्व है। इस महत्व के कड़ी में अगला पॉइंट जो दरअसल है वो ये कि सतत पर्यटन के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये कि हालांकि इस बात पे मैंने एक सेशन भी आप कह सकते हो लिया था, वो कुछ इस प्रकार से बातें कही जा रही थी कि भारत की जो सतत पर्यावरण है
सस्टेनेबल टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए और उसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां रही अब आदि को हमने विस्तार से देखा था। यहाँ बातें कही जा रही कि यदि आप सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रॉपर तरीके से स्थापित करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो जनजातीय समुदाय है उनकी भी भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ मुझे कई दफा ये मेरे जो यूट्यूब फीड है उसमें दिख जाता है, वो ये हरजाबे ट्राइब करके, मैं चैनल का नाम तो भूल गया, दीपक कराते से कुछ करके थे। खैर मतलब ये कि जो क्या था, हाँ, कि जैसा कि मैंने बताया अफ्रीका के एक हरजाबे ट्राइब है, उनको देखने के लिए बड़े पैमाने पे है ना टूरिस्ट लोग जो है ना वो मतलब टूरिस्ट लोग वो जाते हैं उनके दर्शन के लिए। वही बात कही जा रही कि यदि आपको अपने देश में इस प्रकार के टूरिज्म को बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी, उनकी जो संरक्षण है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको आप प्रॉपर तरीके से विकसित करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग देखने के लिए टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से जाएंगे। इससे आपकी आर्थिक सृजन होगी और एक बहुत बड़ी आर्थिक भागीदारी भी बन पाएगी आपकी अर्थव्यवस्था का। तो ये थे कुछ महत्व जिसे हमने देखने का प्रयास किया तकरीबन 7 से 8 पॉइंट पे। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जनजातीय समुदाय के जो समक्ष चुनौती है वो क्या क्या है। फिर हम ये समझेंगे कि इन चुनौती को प्रॉपर ये करने के लिए भारत सरकार क्या उपाय अपना सकती है। तो भारत में जनजातीय समुदायों के महत्व और मुद्दे तो देख लिया। अब अगला पॉइंट है सब कुछ तो सही है, बफरिंग होगा तो नहीं। ऑल इज वेल दिस साइड। खैर मैं क्या कह रहा था प्रमुख मुद्दे में सबसे पहला जो मुद्दा है वो भूमि जो स्थानांतरण है उसका और विस्थापन का। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा तंत्र, बहुत बड़ी कड़ी कहीं ना कहीं इन जो समुदाय है उनको विस्थापित करने में लगी है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा क्रियाविधि इन जन समुदायों के मध्य जा रही जो बड़े बड़े जंगल है वहां स्थापित हो रहा, चाहे खनन के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वन कटाई के पर्सपेक्टिव से हो, चाहे सौर ऊर्जा प्राप्त करने के पर्सपेक्टिव से चीजें स्थापित करने की बात हो रही हो, चाहे बड़े बड़े सड़क मार्ग पुल बांध आदि बनाए जाने की बात हो रही हो। इन तमाम चीजों को मुख्य या यूं कहे मोहरा बना करके जंगलों को एक बड़े पैमाने पे काटने की जो है वो होड़ है वो लगी हुई है। और इससे जो पहली समस्या उपज कर आती है उनके लिए वो है भूमि हस्तांतरण का। और भूमि हस्तांतरण होगा तो स्वाभाविक तौर पे उनका विस्थापन होना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, मान लीजिए कोई एक ऐसा छत्तीसगढ़ का जगह है XYZ अमुक जगह जो भी कह लो, जहाँ जो नंबर ऑफ जो ट्राइबल्स है वो निवास कर रहे हैं। होता यूं है कि किसी कारणवश पता चलता है कि जो जहाँ रह रहे हैं उसके नीचे बहुत बड़ा एक कोयले का खदान है। अब कोयले की खनन करनी है तो कहीं ना कहीं उनको वहां से विस्थापित करना पड़ेगा और यही सबसे ज्यादा समस्या है शुरुआती तौर पे। हालांकि कई ऐसे एनजीओ ने इस बात को लेकर या इस मुद्दा को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए कि इस तरीके से अपने छंद आर्थिक जरूरतों की पूर्ति करने हेतु इतने बड़े समुदायों को इस तरीके से विस्थापित करना सही नहीं है। और इस पे बहुत कड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। ये शायद 22 की बात रही होगी। और साफ तौर पे उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, एक सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये हिदायत दी कि आपको सबसे मतलब इस तरीके से विस्थापित करने की कोई मतलब अधिकार नहीं है। और अगर मतलब बहुत जरूरी पड़ता ही है, मतलब कि हर हाल में वहाँ की जो भी उत्पाद है उनका उपयोग करना ही है आपकी अर्थव्यवस्था के लिए, तो आपको उनके विस्थापित होने के बाद की स्थिति जो है उसको देखने की आवश्यकता है। मतलब ये कि जहां से आप हटाना चाह रहे हैं तो उनको कहीं एक आवासीय स्थल पे जहां वो रह सकें। तो हालांकि कितनी, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बातें रही, कितना ज्यादा सरकार इसको इख्तियार करती है ये तो वक्त बताता है। बहरहाल पहली बात है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि भूमि का जो स्थानांतरण और विस्थापन है, एक बात जो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए, FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, दरअसल यही कुछ है। FRA एक्ट 2006 के अनुसार ये बात भी स्थापित की गई थी कि किसी भी प्रकार के विस्थापन को रोका जाएगा जो जन समुदायों के लिए किया जा रहा है। और इसमें ये बातें कही गई जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी एक थोड़ी सी झलकी दिखी थी, वो ये कि अगर किसी भी प्रकार से इनको विस्थापित किया जाता है तो इनको सबसे पहले आश्रय स्थल बनाकर देना होगा, ये बातें कही गई। लेकिन एक और जो बात इसमें जुड़ती है कि भारत सरकार के पास तो एक्ट है RPA एक्ट,
2006। लेकिन इसको इनके अंदर ना बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं हैं जिसके माध्यम से प्रॉपर तरीके से लागू नहीं हो पाता है, और अंततः जो समुदाय है, जन समुदाय है, उनको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये बातें थी। दूसरी बात है स्वास्थ्य और कुपोषण। दूसरी बात इन द सेंस, दूसरा चुनौती, दूसरी समस्या, दूसरा मुद्दा इनके लिए, जन समुदाय के लिए, मैंने जब सिकल सेल एनीमिया की बात कही थी तो वहां विस्तार से इन चीजों को समझने का प्रयास किया था कि सिकल सेल एनीमिया जन समुदायों में क्यों ज्यादा से ज्यादा होता है। और एक डेटा भी मेरे पास आया था जो दरअसल NH जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे है 5, उसमें ये बातें कही गई थी दरअसल कि हमारे देश में जितनी भी ये जन समुदाय हैं, विशेष तौर पे ट्राइबल की मैं बात कर रहा, 30% ऐसे समुदाय के लोग हैं जो कुपोषित मतलब कुपोषण का शिकार हैं। आप मानकर चलिए, आप अगर 100 लोग हैं उसमें से 30 लोग कुपोषण के शिकारी हैं तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है सामुदायिकता के तौर पे। क्यों? क्योंकि अगर आप कुपोषित, इसका मतलब है कि आपकी जो शारीरिक स्ट्रेंथ रही होगी, जो शारीरिक काया है, दरअसल क्या उसको कहते हैं हम लोग, बनावटी, वो मजबूत नहीं रहेगा। अगर मजबूत नहीं रहेगा तो इसी कारण से ना जो सिकल सेल एनीमिया है, तकरीबन ये भी डेटा थी दरअसल कि 60% के आसपास जन्मजात सिकल सेल एनीमिया हो जा रहा। और इन तमाम चीजों के पीछे का यही कारण है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना मिलना, कुपोषण का शिकार होना। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात इसमें कही जा रही कि जो कुपोषित ये हैं, दरअसल कुपोषित आप कह सकते जन समुदाय, उनको उपचार हेतु प्रॉपर जो चिकित्सक सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाता है। और इसीलिए सरकार के पास भी कई ऐसे प्रावधान या फिर कई ऐसे सुझाव आए जिसके माध्यम से कहा गया कि आप जन समुदाय हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उनके लिए प्रॉपर तरीके से आप स्वास्थ्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित करें। तो ये चीजें थी। अगली समस्या, अगली चुनौती इनके लिए वो है शिक्षा में बाधाएं। और हालांकि शिक्षा को प्रॉपर तरीके से स्थापित किया जाए, विशेष तौर पे जन समुदायों के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, इसके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल ऐसे करके जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही है, जिसमें ये बातें कहा जा रहा है कि आपको रेसिडेंशियल मतलब आवासीय सुविधा भी प्राप्त की जाएगी, और जो भी पर्याप्त सुविधा दी जानी चाहिए आपको एजुकेट करने के लिए, आपको शिक्षित करने के लिए, वो सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से पूरे तरीके से की जाएगी। निस्संदेह अगर इस तरीके के प्रयास और भी सघन तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं ग्रास रूट लेवल पे इन समुदायों के लिए, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक जो स्थिति अभी विकराल दयनीय दिख रही, वो सुधरती हुई दिखेगी और एक उज्जवल भविष्य दिखेगा इन समुदायों का। तो दरअसल हम लोग देख रहे थे स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां, तो देख ली, फिर देखिएगा शिक्षा में बाधाएं, वो भी रही। शिक्षा में बाधा की जब बात आती है ना, तो एक चीज और भी, हालांकि ये बाधा महज उन समुदायों के लिए नहीं है, अनेक ऐसे समुदाय भी हैं जिनके लिए भी ये बाधा हो सकती है। वो ये है मातृभाषा में शिक्षा की जो अनुपस्थिति। हालांकि जो NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें काफी मात्रा में, मैं एक बात बता दूं कि जो भी नए NCERT आ रहे हैं और नए पाठ्यक्रम के साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके बाद उस पर आधारित जो भी पाठ्य पुस्तक छप रहे, भारत की 22 भाषाओं में छप रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मतलब ये कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मलयालम वगैरह वगैरह, भोजपुरी, जो भी जितनी भी भाषाएं हैं, 22 के 22 भाषाएं, बांग्ला आदि, उन तमाम भाषाओं में ये चीजें, मतलब ये कंटेंट बनाई जा रही बिना किसी बाइसनेस के। और ऐसे ही और भी कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसे ही और सुधार करने की आवश्यकता है, विशेष तौर पे इन समुदायों के लिए भी, क्योंकि इन समुदायों के भाषाओं में विशेष तौर पे रिसर्च और डेवलपमेंट होता नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी आय का, मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट तो एक वेलफेयर कार्य है, और वेलफेयर कार्य सरकार ही कर पाएगी बहुत ज्यादा, विशेष तौर पे फिलहाल पर्सपेक्टिव में, और सरकार इस पर ध्यान दे नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये चीजें विशेष रूप से बाधा के उत्पन्न में आ रहा। तो समस्याएं शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरी बात इसमें ही जोड़ के कही जा रही है कि मातृभाषा में शिक्षा का ना होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल अगली बात अगर करें हम लोग, तो अगली बात कही जा सकती है आजीविका की संकट। और मैंने कई बार ऐसी
एग्जाम्पल आपको दिए आज के ही बात इतने समय में कि भारत में जो भी जनजातीय समुदाय है वो अपनी 40% तक की जो आय का सृजन है वो वनोत्पाद पर आधारित है। मतलब जंगल के लकड़ियों को या लकड़ियों से बने मतलब वस्तु बनाकर उत्पाद बनाकर उनको बेचने का काम ये करते हैं, तब ये इनका कहीं ना कहीं गुजारा हो पाता है। आपको आवाज जा रहा होगा ना, मेरी ये सोसाइटी में 2-4 ऐसे भयंकर भयंकर प्रकार के कुत्ते हैं ना पाले हुए, कि बहुत खतरनाक तरीके से आवाज लगाते हैं जब भी किसी भी प्रकार की अनहोनी जैसी स्थिति देखने को मिलती है। तो शायद आपको आवाज जा रही होगी, क्योंकि नॉइज रिडक्शन ऑन है एनआर, तो शायद ना जा पाए प्रॉपर, पर हाँ कुछ ना कुछ जरूर जा रहा होगा। कभी कभी इरिटेशन भी होता है मुझे तो इस बात से, पर कोई नहीं, वो भी आपके समुदाय का, आपके समाज का एक हिस्सा है। और चूंकि आप थोड़ा सा विचारणीय है तो आप उनके हक में विचार कर सकते हैं। विचार ये है कि आपको उनके साथ तालमेल बनाकर आगे चलना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपके समाज से चले जाए, आप ये नहीं सोच सकते कि आपके जो ये है पर्यावरण है उसका हिस्सा ही ना बने वो। बहरहाल ये तो थी वो बातें। मैं किस बात को लेकर कहाँ था भूल गया। खैर हाँ, आजीविका संकट की बात कर रहा था कि हमारे देश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके मुद्दे में आजीविका एक बहुत बड़ी संकट है। चूंकि पर्यावरण बदलाव का सबसे जो प्रत्यक्ष वनरेबल सेक्शन है वो जन समुदाय है, ट्राइबल कम्युनिटी है। जन समुदाय में बार बार बोल ले रहा हूँ, लेकिन मेरी जो रेफरेंस होगी इस शब्द के साथ वो कहने के ट्राइबल कम्युनिटी ही है। क्योंकि जन समुदाय को एक सामान्य शब्द हो गया ना, वो तो कहीं भी हो सकता है। लेकिन चूंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इतने तो समझदार आप होंगे ही। मेरी असमझदारी है कि मैं इस बात को समझदार की तरफ प्रस्तुत कर रहा। बहरहाल आजीविका के संकट, एक बात और इसमें बात कही जा रही थी कि हम सभी इस बात से मतलब जो भी चीजें हैं तकरीबन 12% के आसपास ऐसा कुछ डेटा था। मतलब ये है कि अगर 1 करोड़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 करोड़ की जनसंख्या है इन समुदायों की, ट्राइबल कम्युनिटी की, जिसमें 12% ही ऐसे लोग हैं जिनको नियमित जो रोजगार है वो प्राप्त है, या फिर कह सकते हैं इनके लिए एक शब्द होता है, दरअसल शब्द क्या था, जैसे वेतन, हाँ वेतन भोगी, मैं भूल गया था। मतलब 12% ही ऐसे लोग हैं जो वेतन भोगी, जिनको वेतन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि उनकी जो अर्थ यानी कि पैसे कमाने की जो जरिया है वो वन उत्पाद है, वन है, और पर्यावरण से जो वन उत्पाद है वो हरास हो रहे हैं। प्रॉपर तरीके से उनकी जो उत्पादकता है नहीं हो पा रही है, तो सीधे तौर पे उनको वहां नुकसान हो रहा। तो सरकार ने ये भी निश्चित किया है अपने जनमन, एक योजना था दरअसल जनमन योजना करके, उन योजनाओं के माध्यम से कि जो ये 12% की जनसंख्या है इसको कहीं ना कहीं तकरीबन हम 30% तक शुरुआती के चरणों में ले जा सके, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या है वो एक वेतन प्राप्त जनसंख्या बन सके। बहरहाल तो आर्थिक संकट तो है ही। अगला संकट की बात करें, यानी कि अगली चुनौती की बात जो हमारे देश में जन समुदायों, विशेष तौर पर ट्राइबल कम्युनिटी के तौर पे है, वो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। अनियमित वर्षा, झूम खेती, और मतलब एक और बातें रहती थी। नहीं, एक और 3 शब्द मैंने दरअसल सोचा था, क्योंकि ये सब ऐसे मुद्दे हैं ना जो आपको मेंस में मिलेगा ही मिलेगा। मैं नोट नहीं कर पाया यहाँ, पर 3 शब्द थे कि पर्यावरण से 3 चीजें होती है। पहली बात तो ये कि वन उत्पाद अनियमित होता है, मतलब अगर प्रॉपर तरीके से वर्षा ही नहीं होगा तो जिस उत्पाद पे वो मतलब आश्रित है, तो कहीं ना कहीं उनका आश्रय विखंडन होगा। खैर ये बातें तो मुझे थोड़ा सा यहाँ काम करने की आवश्यकता थी इस बात पे। बहरहाल दूसरी बात इसमें ये कही जा रही, सरकारी नीतियों के बिना जनजातीय भागीदारी को लागू किया जाता है। मतलब ये कि आजकल की जो भी योजनाएं आ रही भारत सरकार के द्वारा, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अभी भारत सरकार की एकलव्य मॉडल जो स्कूल है, जो शिक्षण पद्धति है, उसको स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस प्रयास में, इस योजनाओं में यदि आप जन भागीदारी जो विशेष तौर पर ट्राइबल कम्युनिटी की अगर उसको नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसको और अगर सरलीकृत करके समझने का प्रयास करें, तो मान लीजिए आपको किसी जन समुदायों में विद्यालय बनाना है, एकलव्य आधारित मॉडल, किसी भी प्रकार से, और उन विद्यालय बनाने के सापेक्ष में किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अगर साझेदारी नहीं ले पा रहे हैं आप
उन समुदायों के लिए, उन ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्रॉपर तरीके से हो पाए, ये बहुत बड़ा सवाल के अंतर्गत रहेगा। तो वही कही जा रही कि भारत सरकार के द्वारा की जाने वाली या दी जाने वाली योजनाओं में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, और ये एक समस्या का विषय है। दूसरी बात इसमें कही जा रही, मतलब अगला दरअसल अगला समस्या है सांस्कृतिक और भाषाई विलुप्ति। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित कर सकता है कि आज से वर्षों पहले जितनी वैविधता हमारे कम्युनिटीज में थी और ट्राइबल कम्युनिटीज में, आज वो विविधता कम होती चली गई है। उसके कई कारण भी हैं। पहले तो ये कि उनको एक संरक्षण की आवश्यकता होती है। कोई भी एक यूनिक अगर भाषा है, यूनिक जाति है, प्रजाति है, तो उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों? अगर संरक्षण ना दे तब भी वो चीजें कहीं ना कहीं निरंतर चलती रहती है। समस्या तब आती है जब आप उनके ही जो आवास है, प्रवास है, वहां जाकर के दखल देते हो। तो ऐसे स्थिति में उनकी जो अपनी एक अस्तित्व है, उनकी जो एक अपनी आइडेंटिटी है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है, और वो फिर अंततः अस्तित्व खो देने के कगार पे चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ विगत वर्षों में, जिस तरीके से भारतीय समाज के अन्य लोगों में, विच मीन्स जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, वो जनजातीय स्ट्रीम में जाकर के एक इसी पे बहुत बड़ा एक आंदोलन भी चलता है आज भी पूर्वोत्तर राज्यों में, कि बाहर के लोग आकर के पूर्वोत्तर की जो भी संसाधन है उसको विघटित कर रहे हैं, उसको उपयोग कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हैं, जबकि उस पे सबसे पहला अधिकार उन पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का है, उन जनजातीय समूहों का है। तो इस तरीके से अपने संसाधन के प्रयोग के कारण, या यूं कह लें प्रयोग के लोभ में, हम उनकी संस्कृति, उनकी विरासत, उनकी भाषा जो भी है, उनको विलुप्त करने का एक अनचाहा प्रयास आप कह सकते हो करते हैं। इस बात को लेकर ना यूनेस्को ने भी ये बात बहुत विकराल तरीके से उठाई, और उन्होंने कहा कि भारत में तकरीबन 197 ऐसे भाषा थी जो अब नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भारत के लिए भी और यूनेस्को के लिए भी। सोचकर चलिए, तकरीबन हमारे देश में इतनी विविधता आज भी है, और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक बात आना, एक रिसर्च आना, एक आप कह सकते हो परिकल्पनाएं आना, वो ये परिकल्पनाएं तो नहीं, चूंकि ये वास्तविकता है कि 197 भाषा, तकरीबन 200 ऐसे भाषाएं थी जो विलुप्त हो गई। और ये 200 भाषाएं आपके मेन स्ट्रीम की भाषाएं नहीं रही होंगी, कहीं ना कहीं इन्हीं जनजातीय समुदायों के बीच बढ़ रही भाषाओं का जो एक प्रारूप है वो रहा होगा, और वो अभी जो है वो विलुप्त होती दिख रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की आवश्यकता है, विशेष रूप से संरक्षण के पर्सपेक्टिव से। कि जो भी, हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी भाषाएं कैसे हो सकती है, तो आप ये मानकर चले, अगर 100-200 किलोमीटर रेंज का अगर कोई जंगल है, उसमें अगर 10 से 20 लोग का अगर 10 समूह है, तो ये संभावना है कि उस 10 समूह के पास अपनी अपनी भाषाएं हो। तो भले ही वो 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग, या फिर 100-200 जो भी संख्या रही हो, उतने लोग ही उस भाषा को बोल रहे हैं, पर वो भाषा यूनिक है, वो भाषा उनकी अपनी है, वो ना किसी से लिए हैं, ना किसी से कॉपी किए हैं, वो जन्म के साथ, वो परंपराओं के साथ विकसित हुआ एक लैंग्वेज, वो भाषा है। और ऐसे ही भाषाओं का विरासत जो है वो छिन्न हो रहा, जो यूनेस्को के द्वारा कही गई ये बात रही। खैर, अगली जो चुनौती है, दरअसल प्रमुख मुद्दे, वो मुद्दों में है मानवाधिकार उल्लंघन। जब भी मानवाधिकार उल्लंघन की बात आती है साथियों, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मानवाधिकार का मतलब ये कि जो हम विस्थापन करते हैं, जो हम खनन करते हैं, जो नए नए अवसंरचना बनाने के नाम पे उनको एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया जाता है, इसी क्रम में, मतलब इन संरचनाओं को क्रियान्वयन करते समय में कई ऐसी जो अमानवीय क्रिया है वो उनके ऊपर की जाती है। और ऐसे में एक डेटा भी आई थी दरअसल, कि जो 2021 में डेटा थी, मैं लिखा था कहीं पे, खैर 93% नहीं रहा था, शायद 9.3% था। वो ये था ना कि 2021 से लेकर के अब तक की जो एसटी कम्युनिटी है, शेड्यूल ट्राइब है, उनमें तकरीबन 10% के आसपास उनके ऊपर अत्याचार करने की प्रतिशतता बढ़ी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, विडंबना है कि हमारे देश में इतनी वनरेबल कम्युनिटी है, उसके ऊपर हम किसी अन्य सेंस में चाहकर या ना चाहते हुए भी 10% की जो एक रेट है, दर है क्राइम का, वो बढ़ा है, अत्याचार करने का बढ़ा है।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि अभी रुकना चाहिए था। मतलब जो भी चीजें उनके ऊपर अत्याचार के तौर पे हो रही है, रुकना चाहिए था और बढ़ रहा है। तो ये एक समस्या है, इसको रोकने की आवश्यकता थी। तो कुछ ऐसे, हालांकि जब भी अत्याचार की बात आती है तो एक नक्सली शब्द आपने सुना होगा। उनके उनके द्वारा भी उनके ऊपर बहुत अत्याचार होता है। और ये चीजें छत्तीसगढ़, क्या नाम है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे जो भी ये बेल्ट है, एसटीज बेल्ट, शेड्यूल ट्राइब बेल्ट, वहां ज्यादा देखने को मिलता है। खैर, हमने ये देखा कि भारत में जो एसटीज समुदाय हैं, शेड्यूल ट्राइब समुदाय हैं, उनकी समक्ष क्या क्या समस्याएं थी, क्या क्या उनके समक्ष क्या क्या मुद्दे रही। अब थोड़ा सा एक झलक देख ले पुनरावृत्ति के तौर पे एक द्रुत गति से कि भारत सरकार के द्वारा क्या ऐसी योजनाएं हैं जो इन समुदायों की सुरक्षा हेतु, इन समुदायों के उत्थान हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जब मैंने देखा, जब मैं इसके बारे में देख रहा था अपनी थोड़ी सी, ये कह सकते हैं रिसर्च, क्योंकि अगर मुझे किसी बात पे बोलना है, पढ़ना है, तो मुझे दरअसल एक शॉर्ट नोट्स बनाना होता है और उसके लिए आपको कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको गो थ्रू करना होता है। हालांकि ये आर्टिकल बहुत ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद मिल जाता है। तो मैं दरअसल ये कहना चाह रहा कि बहुत सारे ऐसे सरकार के द्वारा जो पहल है वो रही। मैं तकरीबन 2-4 पहल को कोट करना चाहूंगा, जिसे आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, ताकि आने वाले समय में यदि मेंस में इस तरीके के पॉइंट को यूज करना चाहें, मतलब अगर जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात मैंने ये कहा ही कि जो वन अधिकार अधिनियम है जो 2006 में लाया गया, आरपीए, राइट ऑफ, आरपीए नहीं, एफआरए होगा ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसमें ये बातें कही गई थी कि ये हिल क्यों रहा है बार बार, मेरा हाथ रखने से शायद ऐसा लग रहा भूकंप आ गया है। खैर, हाँ, तो पहली जो डेटा थी दरअसल वन अधिकार अधिनियम एफआरए 2006। दूसरी जो महत्वपूर्ण एक तरीके से रहा, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के क्षेत्र में भी एक प्रयास था, वो था पेशा, ऐसा अगर कुछ पेशा अधिनियम 1996, जिसमें समुदायों के मध्य जो ग्राम पंचायत है, ग्राम समूह है, उसको व्यवस्थित करने की, उसको संस्थागत रूप देने का प्रयास किया गया था पेशा के तहत। तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो, एक प्रयास रहा सरकार के माध्यम से, जिसके होने बाद से उनकी जो प्रत्यक्ष भागीदारी है हमारे भारतीय लोकतंत्र में वो हो सकी। दूसरी बात है, जैसा कि एक कई बार इसको कह चुके, एकलव्य मॉडल आधारित विद्यालय या स्कूल की संरचना का विकास। हालांकि ऐसे ही बहुत ज्यादा मतलब बहुत से ऐसे पहल रहे, उन पहलों को जानने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है नहीं, बट हाँ, जो मुख्य है उनको जानने की आवश्यकता जरूर है। जैसे लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में उनकी क्या भूमिका होगी, ये कब से शुरुआत किया गया, किस अधिनियम से, तो पेशा अधिनियम 1990s में, दरअसल 1996 में आया था वहां से। फिर अंत में स्वास्थ्य पोर्टल भी एक लागू किया, जो प्रॉपर तरीके से इन समुदायों के लिए, इन समुदायों के लिए समर्पित है, जिसमें यदि किसी भी प्रकार की लेकिन ये बात ये भी है ना, आप पोर्टल कर दिए, मतलब मेरी समझ ये कहती है कि आप अगर पोर्टल लॉन्च कर दिए, उनके पास नेट की व्यवस्था है नहीं, उनके पास एजुकेशन की व्यवस्था है नहीं, उनके पास ऐसा स्किल नहीं है कि वो आपके पोर्टल को यूज कर सके। तो एक तंत्र तो बना दिया आपने, लेकिन उस तंत्र को यूज करने हेतु कोई ऐसा व्यवस्थापिका भी बनाया जाए जो इस बात को सुनिश्चित करे कि वो प्रॉपर तरीके से जो जन समुदाय है वो इस पोर्टल का प्रयोग कर सके। इसके लिए क्या होगा कि उनके ही समुदायों के अंतर्गत ऐसे आउटलेट में कह सकते हैं, कुछ ऐसा ऑफिस बनाया जाए, कुछ ऐसी सरकारी संस्थान स्थापित किए जाए, जिसके माध्यम से उनको किसी भी प्रकार से समस्याएं आती है स्वास्थ्य को लेकर, तो वो आपके पास पहुंचा, या क्लिनिक कह दें, जैसे मोहल्ला क्लिनिक है ना यहाँ दिल्ली में, तो आप इसी तरीके का कोई क्लिनिक बनाए जहां लोग आपसे तुरंत मतलब जो संबंध है, जो उनकी समस्याएं वो बता पाए, ताकि फिर आप उस पोर्टल के माध्यम से उनको विजिलेंस दे सके और जो भी तमाम सुविधाएं हैं उन तक पहुंचा सके। तो ये चीजें थी। अब थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करते हैं कि भारत अब आगे का उपाय, मतलब ये वे फॉरवर्ड विच मीन्स कि भारत सरकार को, हमारे समाज को क्या ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिसके माध्यम से उनकी स्थिति को और बेहतर किया जाए, उनकी स्थिति को और सुदृढ़ किया जाए। तो इस प्रयास के क्षेत्र में, आगे उपाय के क्षेत्र में पहली बात कही जाती है, वन अधिकार अधिनियम जो 2006 है उसको और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। कानून का आ जाना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा पर्याप्त होता है, आई मीन इनफ होता है। कानून जो भी हो, स्वाभाविक तौर पे अभी जिस भी क्षेत्र में की बात हम करें, तकरीबन कुछ न कुछ अंश में कानून जो है वो पर्याप्त है दरअसल ये कहें तो। कमी वहां आती है जब हम उस कानून को
माइन्यूट लेवल पे या बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। तो वही बातें कही जा रही कि प्रभावी कार्यान्वयन की अगर जब तक बात नहीं हो पाएगी FRA 2006 की, अधिनियम 2006 की, तो कहीं ना कहीं जो स्वामित्व की मान्यता है, भूमि स्वामित्व की जो एक स्थिति है, वो एक वॉग की स्थिति, विच मीन्स अस्पष्टता के जो क्षेत्र है उसमें बनी रहेगी। तो सरकारी जो ये सब अधिनियम है, दरअसल इनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि अन्य चीजें भी बेहतर तरीके से स्थापित हो सके जो उनके प्रयास में किए जा रहे हैं। दूसरी बात ये कही जा रही है कि शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है, और शिक्षा में सुधार सबसे पहले आप ये करें कि उनकी जो शिक्षा की प्रणाली है, माध्यम है, वो उनकी मातृभाषा में ही हो। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कई बार अपने आप से भी पूछता हूँ कि यदि आपको शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता अगर एक आने वाले समय में मौका मिले बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे, तो पहला प्रयास आपका क्या होगा? बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, मेरी जो पहली और प्राथमिक जो निर्णय होंगे वो ये कि उनकी शिक्षा उनके ही प्रिफर्ड लैंग्वेज में हो। यदि मैं हिंदी भाषी बेल्ट का बच्चा हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो मुझे ये स्कोप होना चाहिए कि मैं अपने मातृभाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकूं। और अगर ऐसा हो पाता है तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा सुधार की पहली कड़ी होगी, पहली पायदान होगा। और इसी पायदान का प्रयोग दरअसल इन क्षेत्रों में, एसटी के जो क्षेत्र है उसमें करने की आवश्यकता है, ताकि शुरुआत हो सके शिक्षा का सुधार इनके साथ, मातृभाषा के साथ। एक और भी बात कही जाती है जब भी शिक्षा में सुधार की बात हो तो, चूंकि ये जो युग है वो कहीं ना कहीं डिजिटल शिक्षा का युग है, और आप पारंपरिक तरीके से शिक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेंगे जो आज से 10 को पहले हुआ करता, तो शायद अब ये अप्रासंगिक होगा, प्रासंगिक नहीं होगा। तो आपको डिजिटली उनको शिक्षण संस्थान व्यवस्थित कराएं, ये बातें होनी चाहिए। दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो शिक्षक होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो कैसे ऑनलाइन शिक्षा को बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन पाई, डिजिटल साधन स्थापित हो पाए, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में निस्संदेह जो एसटीज कम्युनिटी है वो प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। आगे के उपाय में मतलब है कि भारत सरकार को क्या किया जाना चाहिए ताकि ये प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित हो पाए, प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं इनकी जो एक विकास यात्रा है वो सुचारू रूप से बढ़ सके। उसके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में भी पहली बात मैं ये कहूंगा कि मोबाइल स्वास्थ्य सुविधा एक शब्द होता है। दरअसल मोबाइल स्वास्थ्य सुविधा मतलब ये वाला मोबाइल नहीं, एक ऐसा मतलब घूमता फिरता मेडिकल स्टोर, इस तरीके से। चूंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि तकरीबन 30% ऐसे लोग हैं इन कम्युनिटी में, शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी में, जो कुपोषित हैं। तो उस कुपोषण को बेहतर करने के लिए आपको दवा की आवश्यकता तो पड़ेगी ही, लेकिन उससे पहले आपको न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता है। जो भी उनको मुहैया कराए जा रहे खाद्यान्न पदार्थ हैं उनमें कहीं ना कहीं फोर्टिफाइड तरीके से, फोर्टिफाइड शब्द आपने सुना होगा कि कृत्रिम तरीके से किसी भी खाद्य पदार्थ में जो अमुक चीजें हैं वो मिलाई जाए, प्रोटीन हो, वसा हो, जो कुछ भी जो भी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए तो ये मिलाई जाए। दूसरी बात ये कही जा रही है कि अगर आप मोबाइल चिकित्सक प्रणाली को बेहतर तरीके से वहां वो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके अंदर एक भय है, भय किस बात को लेकर, मान लीजिए जैसे कि मैं आपको एक बात बता दूं कि वो उस बात से ना अभ्यस्त हो चुके हैं। मान लीजिए अगर किसी को एनीमिया हो गया, ये तो एक बार में नहीं होता, बट एनीमिया का कोई शिकार हुआ, पता चला, तो वो बहुत ज्यादा उस पर रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये तो हमारे परंपरा का एक हिस्सा बनकर रह गया है। तो उस जो मानसिकता से तभी आप बाहर निकाल सकते हैं जब उनके पास प्रत्यक्ष रूप से ऑप्शन दिख रहा हो, उनके आमने सामने से गाड़ियां जो है स्वास्थ्य सेवा हेतु उपलब्ध हो, तब वो जरूर कहेंगे कि नहीं भैया देखिए मुझे इस प्रकार की समस्याओं का मतलब हुआ है, मुझे इसका निदान चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था उनके समाज के अंतर्गत स्थापित की जाती है, यूं कहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बनाई जाती है, जागरूकता स्थापित की जाती है, तो निस्संदेह ये स्थिति बेहतर होगी और हमारी जो एक सीमांत समुदाय है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इसी क्रम में मतलब आगे के उपाय में कि कैसे हम बेहतर इन समुदायों को बना सके, इस क्रम में अगली बात कही जा रही है कि जो उनके उत्पाद हैं दरअसल उसको एमएसपी के अंतर्गत लाया जाए। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा उत्पाद हो, वन उत्पाद जो किसी पार्टिकुलर समुदाय के माध्यम से बनाया जाता है, जैसे साड़ी हो, वस्त्र हो, फिर कोई जैसे
थैला हो, बैग हो, जो बांस के माध्यम से बनाया जाता हो, तो उस पे सरकार अगर वो उत्पाद को एमएसपी के अंतर्गत ले आती है तो डायरेक्ट बेनिफिट जो हो पाता है, जो हो पाएगा वो उस समुदाय को हो पाएगा। तो आर्थिक स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसके लिए उनके द्वारा बनाई गई जो उत्पाद है उसको डायरेक्ट एमएसपी के अंतर्गत लाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कही जा रही कि उनके उत्पाद को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम, जो आपके मार्केट का मेन बाजार का एक व्यवस्था है, उसके साथ जोड़कर, मतलब जोड़ने का प्रयास किया जाए। अगर उनके उत्पाद को मेन मार्केट से जोड़ देते हैं, उनकी जो भी उत्पादकता है अगर वो जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन के अंतर्गत आएगा और उनको डायरेक्ट यूं कह ले लाभ तभी प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा जब उनके उत्पाद को एक कंपटीशन के अंतर्गत रखा जाए, एक प्रतिद्वंदिता के अंतर्गत रखा जाए। तो ये बातें थी। अगली बात इसमें कही जा रही कि चूंकि हम समाज के कल्याण की बात करते हैं, महिलाओं की कल्याण की बात ना हो, तो ये जो ओवरऑल वेलफेयर की बातें हैं वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो अंततः लास्ट बट नॉट लिस्ट ये भी बात कही जाती है कि जनजातीय महिलाओं का अगर सशक्तिकरण नहीं हो पाया तो ये बहुत मुश्किल हो पाएगा कि उनके पूरे समुदाय को मतलब आगे बढ़ा पाए। हमारे मेन स्ट्रीम में महिलाएं गौण रूप से रहती है, मतलब ये कि मुख्य भूमिकाएं पुरुषों की होती है भारतीय समाज के मेन स्ट्रीम के समाज की बात करें तो ये। लेकिन जो समुदाय, जो एसटी समुदाय है, दरअसल जो जंगलों में रह रही समुदाय है, उनमें ऐसा नहीं है। उनमें कई ऐसे समुदाय है, ऐसे हैं जो महिलाएं है ना, वो लीडिंग रोल में रहती है अपने समुदाय के क्षेत्र में। और इसका कई ऐसा एग्जाम्पल हमारे पूर्वोत्तर के कई ऐसे समुदाय हैं जिनमें या फिर जिनकी जो वर्चस्व है वो दरअसल महिलाओं की है, अगर एक शब्दों में कहे तो वही बात कही जा रही है कि अगर आपको इन समुदायों को सुदृढ़ करना है, मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करना है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण पे जोर देना और महिलाओं के सशक्तिकरण आपको प्राथमिकता के तौर पे देखना है। अगर ऐसा कर पाएंगे तो निस्संदेह आने वाले दिनों में सरकार की जो योजनाएं हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको अपलिफ्ट करने का वो संभव हो पाएगा, वो सही दिशा में बढ़ता हुआ दिखेगा। एक बताओ, और अगर चूंकि महिलाओं की बात हो रही तो SHG विच मीन सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी समूह वहां भी स्थापित किए जाए और ये ज्यादा वहां काम करेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो समाज है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। मतलब आपके अगर कोरोना, अगर मान ली भगवान न करे ऐसा दोबारा हो, पर अगर किसी भी तरीके से कोई एक ऐसी व्यवस्था आ जाए जहां आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो, तो आपकी इकोनॉमी एक बहुत बड़े सवाल के अंतर्गत आ सकती है, बहुत बड़े सवालिया निशान के अंतर्गत आ सकती है। लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था चूंकि वनोत्पाद पर आधारित है, बाहरी जो भी आयात या निर्यात की स्थिति है उस पर वो निर्भर नहीं है, तो एक इस सेंस में मैं कहना चाह रहा कि वो स्वतंत्र रूप से आर्थिक, मतलब ये आर्थिक क्षेत्र में वो स्वतंत्र है। अगर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी कोई भी स्थिति अगर वहां बनाई जाती है तो निस्संदेह वो जो ग्रुप होगा, वो जो समूह होगा, वो स्वावलंबन होगा, विच मीन सेल्फ इंडिपेंडेंस होगा। और ऐसा अगर होता है तो उनको एक रास्ता मिलेगा आगे बढ़ने का, उनको एक प्रॉपर वे मिलेगा जहां से वो अपनी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित कर पाए। तो ये बातें थी। अंततः हालांकि जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात आती है ना, तो माइक्रो फाइनेंस जैसी शब्द स्वाभाविक तौर पे आपके मन मस्तिष्क में आता है। और जो यूनुस जो प्रधानमंत्री के अभी बांग्लादेश के अभी प्रधानमंत्री तो नहीं होता है ना कि हाँ बनाया जाए, मनोनीत एक तरीके से वो है, उनकी ये विचार थी बहुत गहराई के साथ, और इसी बात के लिए उन्हें और नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये बात जाननी चाहिए थी। खैर, तो कैसे बेहतर किया जाए भारत में जन समुदायों को, विशेष तौर पे शेड्यूल ट्राइब्स को उनके क्रम में आखिरी बात कही जा रही कि राजनीतिक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस और पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट उसको बढ़ाया जाए। जब तक आप राजनीतिक भागीदारी को नहीं बढ़ाएंगे, निस्संदेह उनकी जो एक व्यवस्था है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। दरअसल एक शब्दों में कहें तो चूंकि लोकतंत्र में भागीदारी और संख्या, समूह, भीड़ बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जैसा कि मैंने आप कई दफा ये बात बताई कि भारत में तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है, और जिस दिन ये एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लोकतंत्र में या फिर कह राजनीतिक रूप में लेने की जो एक प्रयास है वो शुरू कर दिए, तो इनको ज्यादा से ज्यादा तवज्जो मिलेगा, यूं कह ले तो राजनीतिक लाभ मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो एक मजबूत मंच है लोकतंत्र का वो प्राप्त होगा। हालांकि यही मुझे एक पेशा की बात आ रही थी कि अगर हम पेशा अधिनियम को और मजबूत करते हैं
तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रत्यक्ष लाभ है पेशा अधिनियम का वो इन समुदायों को मिलेगा। बहरहाल हमने दरअसल ये देखा आज, मतलब आज के लिए सिर्फ इतना ही। टॉपिक जो दरअसल वो ये था कि हमारे देश में विशेष तौर पे जो शेड्यूल ट्राइब है, जनजातीय समूह है, उनकी स्थिति क्या है, उनका महत्व क्या है, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया, और अंततः हमने देखा कि क्या ऐसे और भी प्रयास किए जाएं सामाजिक तौर पे जिससे कि इन समुदायों को आगे बढ़ाने में मदद मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन, प्रश्न का मतलब ये कि मैं ये कहना चाहूँ कि प्रश्न के माध्यम से आपको जरूर बातें समझ आई होगी। बहरहाल मतलब ये कि अंततः अगर आप इस सेशन को कंटिन्यू लगातार देखते हो तो निस्संदेह आपकी एक जो विचार है, जो एक सोच है, प्रॉपर तरीके से सुगठित होगी और आप ये अंततः समझ पाएंगे कि भारत में जो जनजातीय समुदाय है उनकी क्या महत्ता है, उनकी क्या महत्व है और इस महत्व को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी जो भी भागीदारी है उनको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समयावधि के साथ। जब तक आप पढ़ाई करते रहें, अपने स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें। गर्मी भी अपनी जो शुरुआती चरण है वो दिखाने लगा, ठंड का प्रकोप कम हो गया। बहरहाल आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।